क्या मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए साख का सबक बन गई है? मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में 10 उपचुनाव होने थे, 9 हुए। एक सीट पर उपचुनाव नहीं हुआ था और वो अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट थी। तो अब क्यों चुनाव नहीं हुआ और अब क्यों होने जा रहा है? कभी विचार करने का मन करे तो हरियाणा के साथ महाराष्ट्र का चुनाव क्यों नहीं हुआ, इससे जोड़कर इसे आप देख लीजिएगा। एक किसी न्यायालय के मामले का बहाना बनाया गया और 10 सीटों में से एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ। लेकिन अब मिल्कीपुर पर उपचुनाव हो रहा है। दिल्ली विधानसभा में जिस दिन वोटिंग होगी उसी दिन मिल्कीपुर में भी वोटिंग होगी। तो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की सिटिंग सीट से कैसे चुनाव जीते, इस पर लगातार मंथन कर रही थी और मजबूर होकर के उसने वहां से उसी जाति के, उसी तबके के एक प्रत्याशी को टिकट दे दिया है जिनका नाम है चंद्रभान पासवान। तो क्या इस बार चंद्रभान पासवान के जरिए अवधेश प्रसाद पासी के किले को ध्वस्त कर पाएगी बीजेपी? क्या लखनऊ की पसंद से कैंडिडेट आए या दिल्ली का चला या संघ ने अपना मजबूत प्रत्याशी उतार दिया है? क्या मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए साख का सबक बन गई है? अखिलेश यादव के पीडीए के नायक बनकर उभरे अवधेश प्रसाद क्या अपनी सिटिंग सीट जीतकर समाजवादी पार्टी के खाते में एक और विधायक देने में कामयाब हो जाएंगे, या भारतीय राजनीति में एक ऐसा चुनाव अब होने जा रहा है जिसकी नजीर दूर तक याद रखी जाएगी? आज के वीडियो में इस पर विस्तार से बात करेंगे। आप देख रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव का विश्लेषण। तो मिल्कीपुर उपचुनाव, ये मिल्कीपुर वो सीट है जो अयोध्या जिले के अंतर्गत आती है और अयोध्या जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पिछले 3-3.5 दशकों की राजनीति केंद्र में जहां रही, मंदिर का आंदोलन जो मंडल के खिलाफ में खड़ा हुआ, कहते भले हैं कि उसके पहले से आंदोलन चल रहा था लेकिन बीजेपी का नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने मंडल कमीशन लागू होने के बाद काट के रूप में मंदिर के आंदोलन को एक राजनीतिक आंदोलन बना दिया, पालमपुर अधिवेशन, और उसके बाद इसे राजनीतिक लड़ाई के रूप में तब्दील कर दिया। बाद में मरहूम सुषमा स्वराज बोल भी देती है मध्य प्रदेश में कि इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा मंदिर आंदोलन का। मंदिर बनता है कोर्ट के फैसले से। इस देश में आज भी खुले मन से कब इस पर चर्चा होगी पता नहीं कि कोर्ट का फैसला क्या था, कोर्ट ने क्या फैसला दिया, कैसे फैसला हुआ और फैसला देने वाले बाद में कहां कहां पहुंचे, कौन राज्यसभा गया, कौन चीफ जस्टिस बना, कौन उसके बाद और पद पाया। लेकिन सब कुछ होते हुए भी प्रचार यह किया गया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और अयोध्या राजनीति का अड्डा बन गई। धर्म का, आस्था का विषय दिल में होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या को राजनीति का केंद्र बना दिया और ऐसा प्रचार हुआ, ऐसा सब कुछ हुआ कि 2024 के चुनाव परिणाम में अयोध्या सबसे ऊपर लिखी किसी इबारत की तरह दर्ज हो गया। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस नैरेटिव के चक्रव्यूह में फंस गई, जो उन्हीं के लोगों ने देश को बता दिया कि अब की बार 400 पार ताकि देश का संविधान बदल दे, उन्हीं के लोगों ने यह बयान दिया, उन्हीं के सांसदों ने बयान दिया, उन्हीं के प्रत्याशियों ने यह बयान दिया। और विपक्ष का इंडिया गठबंधन संविधान बचाने की लड़ाई में सबसे आगे खड़ा हो गया और उत्तर प्रदेश में उसकी अगुवाई कर रहे थे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख। उन्होंने
ये ऐलान किया कि एनडीए को पीडीए हराएगा, यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदि आबादी की वो जो एकता है, 90% लोगों की एकता, उसको संविधान बचाने के जिम्मे तर खड़ा कर दिया। और उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम यह हुआ कि केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती है। मंसूबों पर पानी फिर गया, जश्न फीका पड़ गया। और सबसे बड़ा फीका यह हुआ कि अयोध्या जिस सीट फैजाबाद लोकसभा के अंतर्गत आता है, वही सीट बीजेपी हार गई और अवधेश प्रसाद पासी एनडीए को पीडीए के हराने और बाधा बनने के रूप में सबसे आगे नायक बनकर उभर गए। और यह मिल्कीपुर सीट उन्हीं अवधेश प्रसाद की विधायक वाली सीट है। और अब चूंकि अवधेश प्रसाद सांसद हो गए हैं, उसी मिल्कीपुर पर विधानसभा का उपचुनाव होना था। 10 सीटें कुल थी उत्तर प्रदेश में, 9 पर उपचुनाव हुआ, मिल्कीपुर पर चुनाव ही नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने कहा कि मामला न्यायालय में है। शाम तक हो गया कि अरे भाई कोई न्यायालय की बाधा नहीं है, बाद में भी जोड़ा जा सकता था। भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनावों में मिल्कीपुर को साथ में उन उपचुनावों के चुनाव नहीं होने दिया, ऐसा विपक्ष का आरोप है। जब सरकार को पता लग गया चुनाव हारने जा रहे हैं, जब ये भनक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता लगी, तो उन्होंने चुनाव भी टाल दिए। जो चुनाव टालने वाले हैं वो बहुत बुरे हारने जा रहे हैं। विपक्ष यह भी कहता है कि उपचुनाव चूंकि सत्ता के प्रभाव के होते हैं, जनता को भी यह लगता है कि इन चुनावों से सरकार के बनने और बदलने पर कोई फर्क तो सीधा पड़ना नहीं है। तो कई बार इन वजहों से कि जिसकी सरकार है उसी के प्रत्याशी को जिता दे, तो कई बार सरकार अपने प्रशासन और शासन का दुरुपयोग करके उपचुनावों को जीतने में कामयाब हो जाती है। कई बार उपचुनाव बहुत अहमियत भी रखते हैं। और अगर आपको याद हो 2017 में जब गोरखपुर और फूलपुर, यानी जो उस जमाने में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य, उन दोनों की लोकसभा सीट बीजेपी सिटिंग केंद्र में और राज्य में दोनों जगह सरकार होते हुए हार गई। उसके बाद 19 का चुनाव हुआ और गठबंधन हुआ सपा और बसपा का, और आज मायावती जी का जन्मदिन भी है, हम उन्हें बधाई भी देते हैं। डिंपल यादव का जन्मदिन है, उन्हें भी बधाई देते हैं। और वो एकता दोनों के मिले थी, दोनों एक साथ लड़े थे। हालांकि चुनाव परिणाम कुछ अलहदा रहे। 22 में सबसे मजबूती से चुनाव लड़ती है समाजवादी पार्टी, और 2012 में इसी मिल्कीपुर से विधायक बने थे अवधेश प्रसाद, और 2017 में बाबा गोरखनाथ। 2022 में फिर से गोरखनाथ को लगभग 13,000 वोटों से हराकर अवधेश प्रसाद, जो कि समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, समाजवादी विचार के नेता हैं, जमीनी नेता हैं, 2022 में लगभग 13,000 वोटों से वो मिल्कीपुर का चुनाव जीत जाते हैं। और उस चुनाव के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, उस चुनाव के बाद बीजेपी को यह समझ में आने लगता है कि अब आगे क्या होगा, अब आगे कैसे वो चुनाव जीता जाए। क्योंकि बीजेपी से 1991 से अब तक 2022 तक 2 बार बीजेपी ये सीट जीती है, दोनों बार गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ, इनको यहां पर टिकट दिया गया था और वो वहां पर चुनाव जीते थे। अब की गोरखनाथ का टिकट काट करके बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को टिकट दे दिया है, और वहीं समाजवादी पार्टी ने उन्हीं अवधेश प्रसाद के बेटे, उनको ही वहां पर टिकट दिया है, और अवधेश प्रसाद अपने बेटे को चुनाव जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। मिल्कीपुर विधानसभा पर तकरीबन 3.23 लाख मतदाता हैं, और जाति समीकरण देखें तो 1 लाख से ज्यादा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी यानी दलित मतदाता हैं। इसीलिए 2008 में इसे परिसीमन में आरक्षित कर दिया गया था। आरक्षित सीट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन लोकसभा आरक्षित नहीं थी फैजाबाद की, वो एक सामान्य सीट थी, और सामान्य सीट पर अवधेश प्रसाद चुनाव लड़े और जीते। यह अखिलेश यादव के पीडीए का नया प्रयोग था। तो इन 1 लाख दलित मतदाताओं में लगभग 60,000 मतदाता पासी बिरादरी से हैं, जिससे अवधेश प्रसाद पासी आते हैं,
और यह वो समीकरण है जिसके दबाव में भारतीय जनता पार्टी जो बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे, जाने क्या क्या ऐसी बातें कहती है और ऐसा राजनीतिक माहौल बनाती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जाति कोई मायने नहीं रखती। लेकिन बार बार वही भारतीय जनता पार्टी अपने ही धारणा को गलत साबित करती है। कभी राष्ट्रपति की जाति बताती है, कभी प्रधानमंत्री की जाति बताती है, कभी प्रधानमंत्री दोनों बाहों से खुद कहते हैं कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, कभी मुख्यमंत्रियों की जाति बताती है, कभी सबकी जाति बताती रहती है। और अब उसी पासी बिरादरी से आने वाले चंद्रभान पासवान पर दाव खेलती है। अगर इतना ही सब कुछ अलग है, वो जाति नहीं देखते और जाति है ही नहीं हिंदुओं में, सब एक हैं, तो जाति देखकर टिकट देने की आपको क्या जरूरत है? ये तो आपके नैरेटिव के खिलाफ जाता है। लेकिन मजबूरी है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा आबादी इनकी है और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, लगभग 60 से 65 हजार यादव मतदाता हैं। उसके बाद लगभग 40-45 हजार ब्राह्मण, लगभग 30 से 35 हजार मुसलमान, 20 से 25 हजार तक राजपूत वोट है, गैर पासी दलित वोट लगभग 50 हजार है, मौर्य, चौरसिया, पाल, इन बिरादरियों का वोट अगर मिला लें तो लगभग 20 हजार तक इनके वोट है, लगभग 10 हजार के आसपास वैश्य वोट है और अन्य सबको मिला ले तो लगभग 30 हजार के आसपास वोटिंग है। मिल्कीपुर यानी अगर पासी, यादव, मुसलमान, मौर्य, चौरसिया, पाल, अगर इनकी ही वोटों को जोड़ लें तो ये वोट लगभग 1.5 लाख के आसपास पहुंच जाते हैं। इनमें से अगर इनका 50%, 60% भी समाजवादी पार्टी ले आती तो वो उपचुनाव बड़ी आसानी से जीत रही है। कोई फाइट नहीं, एक तरफा मामला है। सारे सवर्ण वोट, क्योंकि सीएसडीएस का आंकड़ा यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को एकमुश्त सवर्णों का वोट मिलता है 80 से 90% तक, लेकिन वो सवर्णों पार्टी नहीं कही जाती है, क्योंकि यादव और मुसलमान की पार्टी कहने के लिए समाजवादी पार्टी होती है, जबकि 80 से 90% वोट यादव मुसलमान सपा को देते हैं और यही 80 से 90% वोट, लगभग 90 से भी ऊपर, ब्राह्मण, वैश्य और राजपूत वोट बीजेपी को देते हैं। लेकिन बीजेपी सवर्णों पार्टी नहीं कही जाती। लेकिन यह होता है नैरेटिव, बुद्धिजीवी ऐसे बैठ करके नैरेटिव गढ़ते हैं कि किन पार्टियों को जातिवादी करार देना और किन को जातिवादी नहीं करार देना। और मिल्कीपुर अब उसका प्रयोग होने वाला है। अगर मिल्कीपुर में बाबा गोरखनाथ को टिकट मिलता तो इसका मतलब योगी आदित्यनाथ का दाव चल गया। लेकिन मिल्कीपुर से टिकट किसको मिल गया बीजेपी से? 1986 में रुदौली से जन्मे और चंद्रभान पासवान जो पेशे से व्यवसायी हैं, रुदौली बाजार में उनका कपड़े का शोरूम है, पेपर के थोक कारोबारी हैं और खुद चुनाव न लड़ने वाले पासवान राजनीतिक परिवार से जुड़े हैं। इनकी पत्नी 2021 में रुदौली 4 से जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीत चुकी है। उनके पिता रामलखन पासवान तहसील रुदौली के परसौली गांव के 4 बार प्रधान रहे हैं। रामलखन 2021 में 4थी बार प्रधान निर्वाचित हुए। 17 और 22 में बीजेपी ने यहां से गोरखनाथ को उतारा, जिनका टिकट काट करके इस बार कपड़े व्यवसायी और बड़े वहां के आसामी चंद्रभान पासवान को टिकट दिया है बीजेपी ने। भारतीय जनता पार्टी, द पार्टी विद डिफरेंस, अलग अलग तरह से सोचना समझना, तो मिल्कीपुर पर इतना सब कुछ खेल क्यों करना पड़ रहा है? अगर आप बयानों को सुने तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि अगर ईमानदारी से चुनाव हो, और मीडिया वाले भी कह रहे हैं यह चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी। एक नैरेटिव लोगों के जहन में यह है कि भारतीय जनता पार्टी 1 साल के भीतर 2 बार अयोध्या में 2 बड़े चुनावों की हार नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। भारतीय जनता पार्टी अभी तक आम चुनाव लोकसभा 2024 की हार से उबर नहीं पाई है। अखिलेश यादव अपने साथ अगली कतार में लेकर बैठते हैं अवधेश प्रसाद पासी को, जो बीजेपी की 3-4 दशक की सांप्रदायिक राजनीति के
एजेंडे पर मोहर लगा करके बीजेपी चुनाव लड़ती रही है, उस रथ को एक बार अखिलेश यादव के पीडीए के नायक अवधेश प्रसाद ने रोक दिया। आज तक बीजेपी और उनके भक्तों से पूछेंगे तो अवधेश प्रसाद की जीत एक सामान्य सीट पर दलित प्रत्याशी की जीत से सदमा जो मिला उससे अभी बीजेपी उबर नहीं पाई है। और खुद अखिलेश यादव ने यह कहा कि सांप्रदायिक राजनीति को रोका है अयोध्या की जीत ने। इसलिए अगर उपचुनाव 10 विधानसभा उपचुनावों के साथ 9 के साथ हो जाते तो मुश्किल होती बीजेपी के लिए। इसलिए मिल्कीपुर को रोक लिया, बाकी जगह करा लिया। और बाकी जगह उपचुनाव कैसे कराए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार ने, शासन प्रशासन ने? वो तनी हुई बंदूक वोटर के सामने, चेहरा भूले तो नहीं? संबल के कुंदरकी का चुनाव भूले तो नहीं? एक गांव में 900 लोग हैं, 800 वोट बीजेपी को जो हिंदू कैंडिडेट है, गांव मुसलमान का, और 0 और 1 वोट मिला सपा के मुसलमान कैंडिडेट को। इतना मुसलमानों में प्रेम जाग गया? नहीं। अब तक के चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी धांधली कुंदरकी में हुई थी। इसे छुपाने के लिए संबल का पूरा सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया गया। इसे सबूत के साथ समाजवादी पार्टी ने पेश किया है। अब उपचुनावों में से 2 उपचुनाव तो समाजवादी पार्टी जीत गई और उन 2 के बाद 7 सीटें बीजेपी जीती है और अब मिल्कीपुर पर पूरा दांव लगाएगी। लेकिन एक पेच बीजेपी के घर के झगड़े का भारी पड़ेगा क्या? क्योंकि चंद्रभान पासवान संघ और दिल्ली की पसंद है। अंदर खाने गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या चंद्रभान पासवान को लाया जो गया, इसमें लखनऊ के मन की बात नहीं चली? और अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मन का नहीं हुआ है तो क्या बंदूक लेकर शासन प्रशासन वैसा ही उपचुनाव कराएगा जैसे पिछले हुए थे? अखिलेश यादव ने इसीलिए कहा कि नजर रखना आप लोग भी कि उपचुनाव ये कैसे होता है। मिल्कीपुर का उपचुनाव देश का सबसे दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। और क्या अजित प्रसाद जो अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, वो समाजवादी पार्टी के पीडीए के परचम जन नेता हैं, पुराने नेता हैं, वो अपने समाजवादी पीडीए के समीकरणों को हकीकत में तब्दील करके चुनाव जीत जाएंगे? या संघ योगी आदित्यनाथ के मन का टिकट न दे करके भी अपने चंद्रभान पासवान को चुनाव जितवा सकता है? या प्रशासन का उपयोग करके योगी आदित्यनाथ इस चुनाव को देश का सबसे यादगार चुनाव बनाने जा रहे हैं? नजर आप भी रखिएगा। समीकरण बताते हैं कि वहां बीजेपी बुरी तरह से घिरी है, इसलिए उसी जाति के प्रत्याशी को ले आई जिनसे मुकाबला था। और ये वो पार्टी कर रही है जो कहती है कि सब एक हैं। देखना दिलचस्प होगा कि मिल्कीपुर में आगे क्या होता है। आप बने रहिएगा, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।